हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 पॉलिटी का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज के पार्ट में हम बात करेंगे किसके बारे में, फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बारे में जो करंट न्यूज़ है और जो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स बेस्ड, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम पहले लेजिस्लेचर की बात करें। लेजिस्लेचर एज आप सबको पता है कि इट इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, इट कैन बी द यूनियन लेजिस्लेचर और द स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर सेंटर में होता है, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट में होता है, वो लॉज बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की। तो क्यों ये न्यूज़ में रहा है? In recent sessions of Parliament, certain bills were passed without the scrutiny by parliamentary standing committees. अभी ये जो रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे बिल्स ऐसे हुए हैं जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ के विदाउट, मतलब उनके विदाउट कोई भी बिल होता है तो वो इधर स्टैंडिंग कमिटीज़ बेसिकली दो टाइप, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है स्टैंडिंग कमिटीज़, एक होती है एडॉक कमिटीज़। स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या होती है? जो परमानेंट इन नेचर होती है, वो एवरी ईयर बनती है एंड वर्क ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। एडॉक कमिटीज़ कौन सी होती है? टेम्पररी होती है नेचर में, और जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अ मेंशन ऑफ दीज कमिटीज़ एट डिफरेंट प्लेसेस बट विदाउट मेकिंग एनी स्पेसिफिक प्रोविजंस रिगार्डिंग द कंपोजिशन, टेन्योर एक्सेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका मेंशन किया है, बट इसके लिए इसका टेन्योर क्या होगा, इसका कंपोजिशन क्या होगा, ये नहीं बताया। ऑल दीज मैटर्स आर डेल्ट बाय द रूल्स ऑफ टू हाउसेस। ठीक है, और ये सारे मैटर्स किससे डेल्ट होते हैं? रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द हाउस, मतलब लोकसभा, राज्यसभा या वॉट एवर हाउस, उससे होते हैं। अभी ये क्या इंश्योर करते हैं? इंश्योर डिटेल स्क्रूटिनी एंड अपहोल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, वर्क इन नॉन पार्टीसन मैनर, aids the opposition to play a greater role in exercising control over the executive, engaging with relevant stakeholders, ensure financial prudence. ठीक है, ये हो गया अपना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में। नेक्स्ट आते हैं एथिक्स कमिटी। अभी ये क्यों क्यों न्यूज़ में रहा है? क्यों एथिक्स कमिटी डिसाइडेड टू फॉर्म अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लोकसभा एमपीज़। एथिक्स कमिटी ने एक कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करना ज़रूरी होते हैं। ठीक है, वो बनाया एथिक्स कमेटी ने किसके लिए? लोकसभा एमपीज़ के लिए। द कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन राज्यसभा इन 1997 एंड इन लोकसभा इन 2000। राज्यसभा में पहले आई थी 1997 में, एंड फिर लोकसभा में आई। ठीक है, एथिक्स कमिटी इन लोकसभा डज नॉट हैव मोर देन 15। एथिक्स कमेटी जो लोकसभा में, उसमें 15 मेंबर से ज़्यादा मेंबर्स नहीं है, एंड राज्यसभा इट हैज़ 10 मेंबर्स। ठीक है, इट एनफोर्सेस द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड एग्जामिन्स द केसेस ऑफ मिसकंडक्ट एंड रिकमेंड्स अप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक है, अ कोड ऑफ कंडक्ट हैज़ कम इनटू फोर्स फॉर द राज्यसभा एमपीज इन 2005। ठीक है, बट आया था 1997 में, बट 2005 में ये हुआ। ठीक है, ये हो गया हमारा एथिक्स कमेटी के बारे में। तो अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, ये सिर्फ इस पर एक बार सिर्फ ये सिर्फ आपके कानों तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए, ताकि ये सारे जो छोटे छोटे ये होते हैं, छोटे छोटा इन्फॉर्मेशन होता है, वो अपने प्रीलिम्स के और मेंस के लिए, दोनों पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से हमने 2 पॉइंट भी उठा के लिख दिए तो हमें 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस होते हैं। एंड 2 मार्क एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस मतलब आपका रैंक बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस है, ध्यान रखना। बाय द वे, ओपन का मतलब जनरल कैटेगरी का ये टाइम का प्रीलिम्स का कट ऑफ है 98 मार्क्स। ये शायद 2 सालों से 98 पे ही है, मतलब 95 टू 100 के बीच में ही ओपन के लिए हो रहा है। तो गाइज, बकल अप योर सेल्फ एंड इट्स टाइम टू एक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नाउ। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं? पहले मैं आपको बताऊंगा इसका बैकग्राउंड। ऑन द रफाल फाइटर जेट डील इशू,
a breach of privilege motion was moved against Prime Minister and Defense Ministers. ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन को मूव किया गया. रफाल फाइटर जेट, रफाल तो ऑलरेडी आ गया. रफाल कहाँ से आया हमारे पास? फ्रांस से आया, ये ध्यान रखना. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस देखते ज़रा एक मिनट. कलेक्टिव प्रिविलेज मतलब एक्सक्लूड स्ट्रेंजर फ्रॉम प्रोसीडिंग्स, होल्ड सीक्रेट सिटिंग ऑफ लेजिस्लेचर. ठीक है, कलेक्टिव प्रिविलेज. फ्रीडम ऑफ प्रेस टू पब्लिश ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स बट दिस डज नॉट इन केस ऑफ सीक्रेट सेटिंग्स. सीक्रेट सेटिंग्स में आप वो पोस्ट नहीं कर सकते. ओनली पार्लियामेंट कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीडिंग. देयर इज अ बार ऑन काउंट फॉर मेकिंग इंक्वायरी इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस. ठीक है, स्पीचेस या वॉइस एक्सेट्रा होता है. बार ऑफ कोर्ट. ठीक है, अगर आपने कुछ हेट स्पीच दिया या कुछ दिया तो देयर इज अ बार ऑफ कोर्ट फॉर मेकिंग इंक्वायरी इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस. ठीक है, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या बोलते हैं? नो अरेस्ट ड्यूरिंग सेशन एंड 40 days बिफोर एंड 40 days आफ्टर द सेशन. मतलब सेशन में तो अरेस्ट नहीं हो सकता है कोई भी एमपी, प्लस 40 days पहले और 40 days बाद में अरेस्ट नहीं हो सकता. ठीक है, प्रोटेक्शन अवेलेबल ओनली इन सिविल केसेस एंड नॉट इन क्रिमिनल केसेस. वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोटेक्शन इज अवेलेबल ओनली इन सिविल केसेस. सिर्फ सिविल केसेस में. सिविल केसेस में कौन से केसेस आते हैं? जैसे फैमिली डिस्प्यूट और प्रॉपर्टी, दे आर ऑल सिविल केसेस. एंड क्रिमिनल केसेस मतलब अगर मर्डर किया, रेप है या कोई भी हीनियस क्राइम है, उसको क्रिमिनल केस में लेके आया जा सकता है. ठीक है, तो 40 days बिफोर एंड 40 days आफ्टर द सेशन. ठीक है, प्रोटेक्शन मिलता है. एंड प्रोटेक्शन अवेलेबल ओनली इन सिविल केसेस एंड नॉट इन क्रिमिनल केसेस. नॉट लाइबल इन कोर्ट फॉर एनी स्पीच इन द पार्लियामेंट. अगर उसने ऐसे कोई स्पीच दी है पार्लियामेंट में तो ही इज़ नॉट लाइबल इन द कोर्ट. ठीक है, एग्जाम्प्टेड फ्रॉम जूरी सर्विस व्हेन द हाउस इन सेशन. एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द जूरी सर्विस व्हेन द हाउस इज इन सेशन. ठीक है, अभी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस किस में दिए गए एक बार देख लेते हैं. आर्टिकल 105 फॉर पार्लियामेंट, its members and committees, and article 194 for state legislature, its member and committees. 105 पार्लियामेंट के लिए मतलब यूनियन के लिए और 194 स्टेट के लिए. ठीक है, ध्यान रखना. confers certain privileges on legislative institutions and their members to, किस चीज़ के लिए? protect freedom of speech and expression in the house and insulates them against litigation over matter that occur in the house. ठीक है, protect against any libel through speeches, printing or publishing, ensure their functioning without undue influences, pressure or coercion, ensure sovereignty of the parliament. Currently there is no law that codifies all the privileges of legislature in India. अभी privileges किस में based है? 5 sources पे based है. पहला source है constitutional provisions, दूसरा है वेरियस लॉज ऑफ द पार्लियामेंट, तीसरा रूल्स ऑफ बोथ द हाउसेस. ठीक है, फिर चौथा है पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस. कन्वेंशंस मतलब क्या होते हैं? बेसिकली कन्वेंशंस मतलब डाउन द टाइम, मतलब जैसे जैसे पार्लियामेंट होते आता है वैसे वैसे उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है और ये अपना कन्वेंशन बना लेते हैं कि हाँ ये कन्वेंशन है. ठीक है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इस चीज़ पे है प्रिविलेजेस के सोर्सेस. अभी प्रिविलेज मोशन कैसे किया जाता है अभी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले वाइज एंड न्यूज़ में हमने देखा था ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन वाज मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर. तो प्रिविलेज मोशन कैसे है? इज मूव्ड बाय मेंबर व्हेन ही और शी फील्स दैट अ मिनिस्टर हैज़ कमिटेड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस और वन और मोर ऑफ इट्स मेंबर्स by withholding facts of a case or by giving wrong or distorted facts. Very important. ठीक है, तो कमिटी कौन से प्रिविलेजेस? स्टैंडिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. स्टैंडिंग कमिटीज बनी जाती है किसके लिए? प्रिविलेजेस के लिए. ठीक है, हमने अभी ऊपर कमिटीज़ के बारे में बात की. एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक एडॉक कमेटी होती है. स्टैंडिंग कमेटी कंटिन्यूस होती है और एडॉक कमेटी उसका जब ख़त्म हो जाए तब वो ख़त्म हो जाती है, उसका गोल ख़त्म हो जाता है. ठीक है,
अभी कमिटी ऑन प्रिविलेजेस क्या कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 10 मेंबर्स इन राज्यसभा टू बी नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर in Lok Sabha and chairman in Rajya Sabha. Its function is to investigate the cases of breach of privilege and recommend appropriate action to the speaker और द चेयरमैन. ठीक है, 15 लोकसभा में, राज्यसभा में 10, याद रखना, स्टैंडिंग कमेटी. ठीक है. अभी नेक्स्ट देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ. अब ये क्यों न्यूज़ में, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अपहेल्ड फॉर्मर कर्नाटका असेंबली स्पीकर्स डिसीजन टू disqualify 17 rebel lawmakers but allowed the rebels to contest the bypolls. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या हुआ, कर्नाटका असेंबली में स्पीकर्स डिसीजन अपहेल्ड द स्पीकर्स असेंबली स्पीकर्स डिसीजन टू डिस्क्वालीफाई 17 रिबेल. जो 17 रिबेल्स थे, मतलब जो डिफेक्शन किए गए थे, उनको बोला कि ठीक है आप डिस्क्वालीफाई स्पीकर के डिसीजन ठीक है, बट उनको अलाउ किया वापस कंटेस्ट करने बाईपोल्स में. मतलब जो सीट से वो डिस्क्वालीफाई हुआ वो तो खाली हो गई ना, एमपी की एमएलए की सीट्स, तो अभी वहाँ से वो इलेक्शन वापस लड़ सकते. रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू स्ट्रिप legislative assembly speakers of their exclusive power to decide on the matter of disqualification under the anti defection law. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला पार्लियामेंट को कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो. क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है टू डिसाइड ऑन द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ. अब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं, बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है. कौन सा शेड्यूल में आया था एंटी डिफेक्शन लॉ? 10th शेड्यूल, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985. आया राम गया राम. ठीक है, याद रखना, आया राम गया राम. 10th शेड्यूल, 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985. It lays down the process by which legislators may be disqualified on the grounds of defection by presiding officer of a legislature based on petition by any other member of the house. ठीक है. The presiding officer does not have the power to either indicate the period for which a person is disqualified nor to bar someone from the contesting elections. ठीक है, presiding officer does not have the power to either indicate the period for which a person is disqualified, कितने टाइम के लिए डिस्क्वालीफाइड उसके पास पावर नहीं है. ठीक है, nor to bar someone from contesting election. A legislature is deemed to have defected if क्यों? legislature मतलब बेसिकली एमएलए या एमपी, member of legislative assembly or member of parliament, is deemed to have defected if he either voluntarily gives up the membership of the party. मतलब जो पार्टी से चुन के आया है उस पार्टी की मेंबरशिप उसने वॉलंटरी दे दी, तो वो डिफेक्शन हो गया, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. ठीक है. disobeys the directives of the party leadership on a vote. This implies that legislator defying, abstaining or voting against the party whip on any issue lose his membership of the house. मतलब पार्टी का अगर कोई whip है, whip मतलब क्या होता है, एक ऑफिसर रहता है जो बोलता है कि हाँ ये इशू है, तो ये विप वोटिंग पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, तो हम लोग सब हाँ बोलेंगे, या हम पार्टी के ऑर्डर्स होते हैं बेसिकली. विप इज़ अ पार्टी ऑर्डर विच हैज़ टू बी फॉलोड बाय द मेंबर्स हु आर इलेक्टेड फ्रॉम द पार्टी. ठीक है, तो वो हाँ बोलेंगे तो उनको भी हाँ बोलना चाहिए. अगर उन्होंने ना बोला तो वो डिफेक्शन हो जाएगा. ठीक है. 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, 10th शेड्यूल. द लॉ अप्लाइज टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, जैसे हमने बात किया. अभी एक्सेप्शंस क्या है अंडर द लॉ? लेजिस्लेटर में चेंज देयर पार्टी विदाउट द रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन सर्टन सर्कमस्टांसेस. ठीक है, लेजिस्लेटर्स जो होते हैं वो चेंज कर सकते हैं पार्टी विदाउट द रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन सर्टन circumstances. The law allows a party to merge with or into another party provided that at least 2/3 of the legislature are in favor of the merger. मतलब 2/3 मतलब बेसिकली 100 में से 75, आई थिंक 100 में से 75 तो या 100 में से 75 अगर हो, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ 2/3, तो
तो वो डिफेक्शन नहीं होंगे, मतलब 2/3 मेंबर्स अगर हुए तो वो डिफेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक 66 नॉट 75, सॉरी, ठीक है। द लॉ अलाउज अ पार्टी टू मर्ज विथ into another party provided that at least 2/3 of the legislature are in favor of the merger, ठीक है। if a person is elected as a speaker of Lok Sabha or the chairman of the Rajya Sabha, अगर कोई speaker elected as a speaker of the person is elected as a speaker of the Lok Sabha or the chairman of the Rajya Sabha, so he has to leave the membership of the house, ठीक है। so that is not called as defection, ठीक है। then he could resign from the party and rejoin the party once he demits that post. अभी related information किसके बारे में? interpretation of various aspects of anti-defection law by Supreme Court. Decision of the presiding officer is subject to judicial review, ठीक है। The law initially stated that the decision of the presiding officer is not subject to judicial review. पहले तो ये डिसाइडेड था कि ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो बोलेगा उसका डिसीजन फाइनल होगा, बट नहीं, अभी वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब अगर जुडिशरी को लगता है कि वो गलत है तो वो हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है। द लॉ इनिशियली स्टेटेड दैट द decision of the presiding officer is not subject to judicial review. However, the SC in Quixote Holan versus Zachilu and others case in 1992 stated that the speaker, while exercising the power to disqualify, acts like a tribunal and hence the validity of the order is amenable to judicial review, ठीक है। The speaker acts like a tribunal मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ये देखती है, जो लॉज को देखती है, वो ट्रिब्यूनल होती है बेसिकली, ठीक है। टाइम लिमिट विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड ऑन द एंटी डिफेक्शन केसेस. The law does not specify a time period for presiding officer to decide on disqualification plea. The Supreme Court asked the State Assembly Speaker to decide the disqualification petition in 4 weeks. Disqualification petition 4 weeks के अंदर सुनाने के लिए बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अभी देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल. अभी गाइज यू हैव टू टेल मी दैट कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी है, ठीक है। इंडिया में कितने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी है? आंध्र प्रदेश असेंबली पास रेजोल्यूशन टू अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन एंड अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अपन एक बार देख लेते हैं. अंडर आर्टिकल 169(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, a state legislative assembly can pass a resolution requesting parliament for creation and or abolition of state legislative council. Article 169 में 1 of the constitution, state assembly can pass a resolution request करने के लिए parliament for creation or abolition of the legislative council. Based on the resolution, parliament makes an act for amending constitution to that effect, ठीक है। रेजोल्यूशन बाय असेंबली हैज़ टू बी पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी. रेजोल्यूशन जो होता है, जो ऊपर रेजोल्यूशन पास करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए, इट हैज़ टू बी पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी. दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द टोटल ऑफ मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एंड अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, ठीक है. द पार्लियामेंट्री लॉ मेक्स अमेंडमेंट टू Article 168(1)(a) of the Constitution, which includes name of states that have 2 houses. Article 168(1)(a) Constitution का which amend करती है फिर पार्लियामेंट, जिसमें वो स्टेट्स के नाम है जिनके पास 2 हाउसेस है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल. द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट to be deemed as an amendment of the constitution. Very important, ठीक है. The act of the parliament is not to be deemed as an amendment of the constitution for the purpose of article 368 and is passed like an ordinary piece of legislation, that is by simple majority, ठीक है. स्टेट विथ, अरे आ गया, चलो आंसर भी आ गया. स्टेट विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 स्टेट्स है
जिनके पास अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसमें आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ओके, अभी हम ज़रा देख लेते हैं इनके पावर्स के बारे में। पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या बोलता है? काउंसिल इज नॉट अ रिवाइजिंग बॉडी लाइक राज्यसभा, इट इज़ ओनली अ डायलेटरी चेंबर और एन एडवाइजरी बॉडी। जैसे राज्यसभा की तरह वो एक रिवाइजिंग बॉडी नहीं है। रिवाइजिंग बॉडी मतलब जिनके पास काफ़ी पावर्स होते हैं, जो डिसीजन को रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज कर सकते हैं मतलब रीथिंक कर सकते हैं, री इंस्टेट कर सकते हैं, ठीक है। वो उतनी पावर्स नहीं है जितनी राज्यसभा के पास है। वो ये यहाँ के स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो एक एडवाइजरी बॉडी की तरह एक्ट करती है। और आंध्र प्रदेश स्टेट असेंबली ने क्यों बेसिकली पास किया है एक्ट? क्योंकि आंध्र प्रदेश असेंबली को ये लगता है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को लगता है कि जो उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है दैट इज एक्टिंग एज अ बैरियर टू टू पास द बिल। मतलब वो बहुत ज़्यादा ये टाइम ले रही है, यू नो, इट इज़ पुटिंग इन प्रॉब्लम्स टू द पासिंग ऑफ द बिल, ठीक है, इसके लिए वो कर रहे हैं। काउंसिल इज नॉट अ रिवाइजिंग बॉडी लाइक, जैसे हमने बात किया। द फाइनल पावर ऑफ पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल लाइज विद द असेंबली। एट द मोस्ट द काउंसिल कैन detain or delay the bill for a period of 4 months, 3 months in the first instance and 1 month in the second instance। मतलब बेसिकली ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये डिले कर सकती है बिल बेसिकली, ठीक है। कितना डिले कर सकती है? 3 महीने पहला इंस्टेंस में और 1 महीना सेकेंड इंस्टेंस, मतलब टोटल 4 months। When an ordinary bill which has originated in the council and was sent to the assembly is rejected by the assembly, the bill ends and becomes dead. Very important. When a bill has originated in the council and was sent to the assembly, it is rejected by the assembly, the bill ends and becomes dead. The council has no effective say in the ratification of constitutional amendment bill. In this respect also, the will of the assembly prevails over that of the council। ठीक है, ओके। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रैटिफिकेशन मतलब कौन सा रैटिफिकेशन? जैसे जीएसटी या जो भी ऐसे रैटिफिकेशन जिसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स का से चाहिए रहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रैटिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। लीडर ऑफ द अपोजिशन क्यों न्यूज़ में रहा? In recent Lok Sabha election, none of the political parties were able to secure a minimum 10% of the strength required to be eligible for leader of opposition post। मतलब 10% जो सीट होनी चाहिए मिनिमम, वो भी नहीं है लोकसभा में, ठीक है। मिनिमम 10% ऑफ द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर लीडर ऑफ अपोजिशन पोस्ट, ठीक है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन पोस्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब इट इज़ मेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ड्रॉइंग इट्स पावर फ्रॉम सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, SALOP एक्ट 1977। सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन in Parliament Act 1977। The act defines LOP मतलब leader of opposition as the leader in that house of the party in opposition to the government having the greatest numerical strength and recognized as such by the chairman of the Council of States or the Speaker of the House of the People, ठीक है। Council of States का चेयरमैन मतलब राज्यसभा का चेयरमैन या स्पीकर लोकसभा के, ठीक है। However, while recognizing the LOP, the speaker should follow the directions by Speaker of the Lok Sabha issued in 1956। ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन रिकग्नाइज करने के पहले डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो इशू किए थे 1956 में, वो स्पीकर को ध्यान रखने पड़ते हैं, ठीक है। और क्या है वो एग्जैक्टली? अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, स्पीकर इज नॉट ऑब्लाइज टू रिकग्नाइज एनी मेंबर of the largest
is not obliged to recognize any member of the largest opposition party in Lok Sabha as LOP in case the said party does not have the strength equal to 1/10 of the quorum required for sitting of the house. 1/10 of the quorum required for sitting of the house. ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी. ठीक है. LOP enjoys the rank of a cabinet minister and is a member of panels that select candidates for key constitutional and statutory posts like CVC, CBI director, Lokpal, etc. ठीक है. Leader of opposition enjoys the rank of a cabinet minister, very important, and is a member of panel that selects candidates for constitutional and statutory posts like CVC, CBI director, लोकपाल एक्सेट्रा. ठीक है. अभी प्राइवेट मेंबर्स बिल, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था ये प्राइवेट मेंबर बिल 2019 आई थिंक 2019 और 18 में प्रीलिम्स में आया था. प्राइवेट मेंबर्स बिल के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन था. अब प्राइवेट मेंबर बिल वाज प्रपोज्ड इन द राज्यसभा. प्राइवेट मेंबर बिल कौन से बिल होते हैं? जो मिनिस्टर छोड़ के कोई और पर्सन दे उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं. ठीक है. A private member bill was proposed in Rajya Sabha that seeks removal of the limit on what? Candidate election expenditure and proposed state funding of elections. क्या बोलते हैं? प्राइवेट मेंबर बिल के क्या है? Seeks removal of limit on candidate election expenditure and proposed state funding of elections. About private member bill अभी पढ़ते थोड़ा. Any member of the parliament who is not a minister is referred to as private member. जो हमने पहले बात की, जो भी member of parliament है वो जो minister नहीं है उसको private member बोला जाता है. Its introduction in the house requires 1 month's notice. उसके इंट्रोडक्शन के लिए हाउस को 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है. The government bills can be introduced and discussed on any day. गवर्नमेंट जो बिल है कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड डिस्कस्ड ऑन एनी डे. प्राइवेट मेंबर्स के जो बिल है वो इंट्रोड्यूस्ड एंड डिस्कस्ड ओनली ऑन फ्राइडेज कर सकते हैं. ठीक है. सिर्फ फ्राइडेज में प्राइवेट मेंबर के बिल डिस्कस और इंट्रोड्यूस किए जाएंगे. फ्राइडे ध्यान रखना. ठीक है. द लास्ट टाइम अ प्राइवेट मेंबर बिल वॉज पास बाय बोथ हाउसेज वॉज इन 1970. 1970 में एक प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था 1970 में. ठीक है. इट वॉज द सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिडिक्शन बिल 1968. 1968 का क्या था वो बिल प्राइवेट मेंबर का? इट वॉज सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिडिक्शन. 14 private member bills, 5 of which were introduced in Rajya Sabha, have become law so far. 14 प्राइवेट मेंबर बिल, उसमें से 5 राज्यसभा के में इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो अब तक लॉ बन चुके हैं. दे कैन ब्रिंग इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स बट नॉट मनी बिल्स. प्राइवेट मेंबर बिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ला सकते हैं बट मनी बिल नहीं ला सकते. ठीक है. अब रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ लेते ज़रा. Cap on election expenditure. Election Commission of India has set an expenditure limit of rupees 70 lakhs for candidates in Lok Sabha elections 2019. ठीक है. इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्सपेंडिचर लिमिट रखा है? रुपीज 70 lakhs for candidates in Lok Sabha 2019. It is mandatory for all candidates to open an account at the bank for the expenses, the payment of which will be made through check. An incorrect account or expenditure beyond the ceiling can attract disqualification up to 3 years. अगर ये जो इलेक्शन क्या ये है इलेक्शन का जो खर्चा है एक्सपेंडिचर है वो अगर तुमने इनकरेक्ट बताया, इनकरेक्ट अकाउंट किया और वो सीलिंग मतलब 70 लाख की सीलिंग से ज़्यादा चला गया तो वो डिस्क्वालिफिकेशन अप टू 3 years हो सकता है. किसका? वो एमपी का. ठीक है. हाउएवर देयर इज नो सीलिंग ऑन कैंपेन एक्सपेंडिचर बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड लोकसभा एंड असेंबली पोल्स. क्या बोलता है? देयर इज नो सीलिंग ऑन कैंपेन एक्सपेंडिचर. कैंपेन के लिए जितना एक्सपेंडिचर होता है उसका कोई सीलिंग नहीं है. बाय कैंपेन होता है ना जो पॉलिटिकल पार्टीज का कैंपेन होता है
in Lok Sabha and assembly polls. ठीक है. Lapsing of the bill, very important topic by UPSC और any civil service कि ये बिल कब लैप्स होता है, ये डिजॉल्व होने का ये लैप्स होता है कि नहीं. तो एक थोड़ी सी हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं किसके बारे में, लैप्सिंग ऑफ द बिल. ठीक है. ठीक है. Recently, Vice President called for rethink on provision that provides for automatic lapsing of bill, leading to wastage of time in Lok Sabha. क्या बोल रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट? रिसेंटली बोला कि आप वापस सोचो दैट जो कौन सी प्रोविजन के बारे में, दैट प्रोवाइड्स फॉर ऑटोमेटिक लैप्सिंग ऑफ बिल लीडिंग टू वेस्टेज ऑफ टाइम इन लोक सभा. ठीक है. अब क्या बोलते हैं बेसिकली, प्रोविजन क्या है लैप्सिंग ऑफ द बिल. आर्टिकल 107 डील्स विद इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ बिल, पासिंग ऑफ बिल्स. कौन सा आर्टिकल? 107 डील करता है किसमें? इंट्रोडक्शन एंड passing of bills. According to article on the resolution of Lok Sabha, cases where a bill lapses are. क्या बोलते हैं? Resolution of Lok Sabha. On the resolution of Lok Sabha, cases when a bill lapses are. अगर लोक सभा का डिसोल्यूशन हुआ, मतलब लोक सभा डिसॉल्व हो गया, तो कौन से केसेस है जहाँ पे बिल लैप्स हो जाएगा. ठीक है. A bill originated in Lok Sabha but pending in Lok Sabha lapses. अगर कोई बिल है जो ओरिजिनेट हुआ है लोक सभा में एंड जो पेंडिंग है लोक सभा में, पेंडिंग है मतलब अभी डिस्कशन चल रहा है, वोटिंग नहीं हुआ, तो वो लैप्स हो जाएगा. A bill originated and passed by Rajya Sabha. A bill originated in Rajya Sabha and passed by Rajya Sabha but pending in Lok Sabha lapses. मतलब ओरिजिनेट हुआ राज्यसभा में, पास किया राज्यसभा ने, राज्यसभा से लोकसभा में आया, तो लोकसभा में पेंडिंग है, मतलब लोकसभा अभी तक पास नहीं किया, तो वो लैप्स हो जाएगा. अ बिल ओरिजिनेटेड एंड पास्ड बाय लोकसभा. अ बिल ओरिजिनेटेड, ओरिजिन भी लोकसभा है, पास भी लोकसभा है, बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, लैप्स हो जाएगा वो भी. किसमें? ओरिजिनेटेड भी लोकसभा में है, पास्ट भी लोकसभा से हुआ है, बट पेंडिंग इन द राज्यसभा विल लैप्स. ठीक है. अ बिल ओरिजिनेटेड इन राज्यसभा and return to the house by Lok Sabha, return to that house by Lok Sabha with amendment and still pending in the Rajya Sabha lapses. ठीक है. किसमें lapses होगा? पहली बात, the bill originated in Lok Sabha but pending in Lok Sabha lapses straight away. A bill originated and passed in Rajya Sabha but pending in Lok Sabha lapses. A bill originated and passed by Lok Sabha but pending in Rajya Sabha, वो भी lapse होगा. A bill originated in Rajya Sabha and returned to house by the Lok Sabha with amendments and still pending in Rajya Sabha lapses. और कौन से केसेस जहाँ पे बिल लैप्स नहीं होगा? अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोक सभा डज नॉट लैप्स. मतलब एक बिल है जो पेंडिंग है राज्यसभा में, पेंडिंग है राज्यसभा मतलब राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है, तो वो पेंडिंग है राज्यसभा में, बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा, डज नॉट लैप्स. इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड द होल्डिंग ऑफ अ जॉइंट सीटिंग बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा डज नॉट लैप्स. अब प्रेसिडेंट ने क्या बोला? जॉइंट सीटिंग नोटिफाई किया है, तो डिसोल्यूशन बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा डज नॉट लैप्स. A bill passed by both houses but pending assent of the president does not lapses. मतलब अगर कोई बिल है जो दोनों पार्टीज ने पास किया है बट प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रुका है बिल, तो वो लैप्स नहीं होता. A bill passed by both houses but returned by the president for reconsideration of the house does not lapse. Very important, ये एग्जाम में आने की चांसेस है. A bill passed by both houses but returned by the president for reconsideration, ठीक है, of the house does not lapse. ठीक है. ये सारे थे इंपॉर्टेंट चीज़ें, कौन सा बिल लैप्स करता है, कौन सा बिल लैप्स नहीं करता है. ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट. Recently, President has rejected a petition demanding disqualification of Delhi MLAs for allegedly holding office of profit. अब थोड़ा हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं. आर्टिकल्स 1021 एंड 191(1)
mentioned disqualification on the basis of office of profit in parliament and state legislature respectively. मतलब पार्लियामेंट में 102 एंड स्टेट लेजिस्लेचर में 191. अब क्या बोलता है ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, इट इज़ नीदर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉर अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. क्या बोलता है ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एग्जैक्टली होता क्या, ये डेफिनेशन जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में दी है और ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दी गई है. सुप्रीम कोर्ट इन प्रद्युत बोरदोलोई वर्सेस स्वपन रॉय 2000 केस आउटलाइन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर टेस्ट फॉर ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट. सुप्रीम कोर्ट में 2001 में एक केस आई थी, प्रद्युत बोरदोलोई वर्सेस स्वपन रॉय. एक केस में ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट दी थी फॉर ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट. ठीक है, अभी क्या था ये टेस्ट में देखते हैं हम. वेदर द गवर्नमेंट मेक्स द अपॉइंटमेंट. अब ये टेस्ट में कई पॉइंटर्स है, ये पॉइंटर्स में से एक पॉइंट है वेदर द गवर्नमेंट मेक्स द अपॉइंटमेंट, वेदर द गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू रिमूव और डिसमिस द होल्डर, whether the government pays the remuneration, what are the functions of the holder and does he perform them for the government, does the government exercise any control over the performance of those functions. ठीक है, ये जो कई टेस्ट है, ये जो पॉइंटर्स है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, आउटलाइन किए गए थे. ठीक है, फर्दर इन जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, Supreme Court defined it as an office which is capable of yielding profit or pecuniary gain. आप एग्जाम में लिख सकते हो, जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड इट एज एन ऑफिस विच इज केपेबल ऑफ yielding a profit or pecuniary gain. Thus, it is not the actual receipt of profit but the potential for profit that is deciding factor इन एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस. मतलब इसमें बेसिकली रिसीव प्रॉफिट नहीं है, बट जो पोटेंशियल है कि आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हो, दैट इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट केस. ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कैबिनेट कमिटीज़ में. वेरी इंपॉर्टेंट, कैबिनेट कमिटीज़. अब ये न्यूज़ में क्यों रहा है, The central government has reconstituted 8 key cabinet committees, including creation of two new committees. ठीक है, जो कैबिनेट कमिटीज़ है उसमें अभी 8 टोटल कैबिनेट कमिटीज़ बनाए गए, उसमें से 2 नई कमिटीज़ हैं. अब कौन सी 2 नई कमिटीज़ हैं और क्या है फिर हम लोग बात करेंगे. पहले बात करते हैं हम लोग कैबिनेट कमिटीज़ की, थोड़ा ओवरव्यू. कैबिनेट कमिटीज़ क्या होती है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ रहती है. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, एंड इट इज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961. ठीक है, दे आर सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एक्सिजेंसीज ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट. मतलब जब प्राइम मिनिस्टर को लगेगा कि वो बनानी चाहिए तब वो बनाते हैं. अब क्लासिफिकेशन इसमें क्या है, जैसे हमने बात किया था पहले, एक स्टैंडिंग होती है, एक एडॉक होती है. द फॉर्मर मतलब स्टैंडिंग परमानेंट होती है नेचर, वाइल द एडॉक वाली टेम्परेरी होती है. फंक्शंस क्या होता है इनका, दे आर ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस टू रिड्यूस द एनॉर्मस वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट. कैबिनेट कमिटीज़ क्यों होती है, बेसिकली जो वर्कलोड होता है कैबिनेट का उसको बाइफरकेट करने, या आप बोल सकते हैं उसको ईज में लेके आने के लिए ये जो कैबिनेट कमिटीज़ होती है. ठीक है, दे ऑल्सो फैसिलिटेट इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसी issues and effective coordination. They also facilitate in-depth examination of policy issues and effective coordination. The cabinet can review the decisions. Very important, the cabinet can review the decisions. अभी composition क्या है, they usually include only cabinet ministers.
However, the non-cabinet ministers are not barred from their membership. They not only include the ministers in charge of the subjects covered by them, but also include senior ministers. Their membership varies from 3 to 8. हेड ऑफ द कमिटी दे आर मोस्टली, मतलब दो कमिटीज़ को छोड़ के सारे कमिटीज़ प्राइम मिनिस्टर हेड करता है. समटाइम्स अदर कैबिनेट मिनिस्टर ऑल्सो एक्ट्स एज द चेयरमैन, बट इन केस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ कमिटी, ही इज़ इनवेरेबली प्रिसाइड्स ओवर इट. मतलब ऐसे कमिटीज़ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मेंबर नहीं है, वो कमिटीज़ को कोई और भी हेड करता है, उसका चेयरमैन कोई और भी. बट अगर प्राइम मिनिस्टर उसका मेंबर है तो वो प्राइम मिनिस्टर ही उनको हेड करेगा. ठीक है. द कमिटीज दैट हैव बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड आर अपॉइंटमेंट कमिटीज ऑफ द कैबिनेट. अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द, अभी ये जो 8 कमिटीज है उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, it decides all higher level appointments in the central secretariat, public enterprises, banks, the 3 service chiefs, etc. It also decides on the transfer of officers serving on central deputation. ठीक है. Appointments committee of the cabinet. Cabinet committee on economic affairs, very important committee, one of the most important committees I would say. It reviews economic trends, problems and prospects for evolving a consistent and integrated economic policy. It also deals with fixation of price of agricultural produce and prices of essential commodities. It deals with industrial licensing policies and reviews rural development and PDS. It considers proposal for investment more than 1000 crores. 1000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उस पर ध्यान देती है. कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स. ठीक है. इट ड्रॉज द शेड्यूल ऑफ पार्लियामेंट सेशंस एंड मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन पार्लियामेंट. ठीक है. कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स क्या है? डील्स विथ ऑल पॉलिसी मैटर्स पर्टेनिंग टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स. Cabinet Committee on Security, it deals with issues related to law and order, internal security and policy matters concerning foreign affairs with internal matter. ठीक है. It considers all cases involving capital defense expenditure more than rupees 1000 crore. कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी 1000 करोड़ से जो भी डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो उस पर ध्यान देगी. ठीक है. Cabinet Committee on Accommodation, it determines the guidelines of rules and regard with allotment of the government accommodation including that to the member of parliament. ठीक है. The new committee, अभी जो new committee include हुई है, कौन से 2 committees new include हुए? Cabinet Committee on Investment and Growth. Cabinet Committee on Investment and Growth क्या करेगा वो? It will identify key projects required to be implemented on a time bound basis involving investment of 1000 crore or more. Cabinet Committee on Investment and Growth 1000 करोड़ से ज़्यादा, or any other critical projects as may be specified by it with regard to infrastructure and manufacturing. It will also monitor the progress of such projects. ठीक है. अब ये दूसरा जो बना है वो है कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट. क्या बोलते हैं? इट इज़ सपोज टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर स्किल डेवलपमेंट एम्ड एट इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द वर्क फोर्स. क्या बोलता है? इट इज़ सपोज टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर स्किल डेवलपमेंट एम्ड एट इंक्रीजिंग देयर एम्प्लॉयबिलिटी. प्राइम मिनिस्टर इज़ पार्ट ऑफ 6 पैनल, मतलब ये 8 में से 6 इसका प्राइम मिनिस्टर इज द हेड, ही इज द चेयरमैन फॉर द 6 कमिटीज एक्सेप्ट कौन से? कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स. ये जो 2 कैबिनेट कमेटीज है इसको छोड़ के प्राइम मिनिस्टर हेड है. कौन से 2 कमिटीज? कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स. ठीक है. ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस ये हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे. ठीक है. सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप्स. ठीक है. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइज. डू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ पुट द बेल नोटिफिकेशन ऑन. आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं अगर आपको मेरा कैसे लगा, आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं. एंड
this is a motivation for me. If you guys like the video and comment on it, that how is it, and that will motivate me to make more videos and you know uh, give you more information and knowledge about the state services or the central services. So that's all from my side. Thank you very much. Goodbye.